बच्चों आज हम देख रहे हैं हमारी 11th क्लास के 9 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। जैसा कि हम ये पूरा बायोमोलिक्यूल या जैव अणु वाला चैप्टर कर चुके हैं, तो आज बारी है अभ्यास प्रश्न की। दैट मीन्स कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उस चैप्टर में से, किस तरह से हमें आंसरिंग करना है, वो आज हम देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृहत अणु क्या है, उदाहरण दीजिए। तो बच्चों जैसा कि हमने क्या किया था, हमने लिया था पृथक्करण विधि करी थी, है ना। तो सबसे पहले तो ये बात हमें पता लगी थी कि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है, यानी का जो इनका अणु भार है, वो क्या होता है, 1000 डाल्टन से अधिक होता है। पहली बात है ना कि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है या फिर इनका जो अणु भार है वो 1000 डाल्टन से अधिक होगा, पहली बात। दूसरी बात है ये लघु जैव अणु के बहुलीकरण से, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ये है एक अमीनो एसिड, है ना। क्या बनेगा हमारा, जब ये बहुत सारे बहुलक बना लेंगे, है ना, बहुलक बना लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा, हाँ या ना। तो प्रोटीन बनेगा। देखो एक अमीनो एसिड जब बहुत सारे अमीनो एसिड से मिल जाते हैं तो ये बहुलक बना लेते हैं। बहुलक बनने से क्या होगा, इसके अंदर बंध पाए जाएंगे और ये बंध क्या बनाएंगे, एक प्रोटीन बना लेंगे। समझ में आया, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेंगे जिसको हम प्रोटीन कह रहे हैं। प्रोटीन क्या है, हमारा वृहत अणु है। तो ये क्या बन रहा है, बहुलीकरण से बन रहा है। जो लघु अणु होते हैं उनके बहुलीकरण से जो है वो वृहत अणु मिलकर बने हुए होते हैं। तीसरी बात, ये अम्ल में अविलय अंश होते हैं, है ना। हमने क्या किया था, है ना, यहाँ पर हमने देखा था कि जो लघु अणु है ना, वो तो आ गए थे और जो वृहत अणु है वो यहाँ पर रह गए थे, जो कि अविलय थे, हाँ या ना, अविलय थे। ये बात हमने देखी थी। तो ये अम्ल में अविलय अंश में पाए जाते हैं। और उदाहरण हमसे पूछा है, उदाहरण दीजिए। हमारे क्वेश्चन में क्या है, उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण क्या देना पड़ेगा, प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है, लिपिड नहीं आएगा। वी ऑलरेडी टोल्ड यू कि लिपिड क्यों नहीं आएगा, ठीक है। तो लिपिड लिखने की गलती मत करना, ना नीट में ना यहाँ पर। प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। यहाँ पर ये जो लिपिड लिखा है बच्चों, ये अपन को नहीं लिखना है नहीं लिखना है। आपको पता है ना क्यों लिखना नहीं है वृहत अणु में। लेकिन आप ये कर सकते हो कि यदि आपसे पूछा जाए कि ये अम्ल में अविलय अंश है, तो यस, ये अम्ल में अविलय अंश है। क्यों है आप बता दोगे, क्योंकि ये डबल लेयर होती है, हाँ या ना, भूल मत जाना। ये डबल लेयर होती है तो ये इस तरीके से अरेंज हो जाती है एक साइकिल में। तो इससे इसका मॉलिक्यूलर जो वेट होता है ना, वो क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है ना, अणुभार अधिक हो जाता है। इसी कारण से ये इस चलनी के ऊपर ही रह जाती है, छनती नहीं है। क्लियर हो गई बात, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लाइकोसिडिक पेप्टाइड व फॉस्फोडाइएस्टर बंधों का निर्माण कीजिए। हमने एक एक बंध को बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैं आपको अभी दोबारा नहीं बताने वाली हूँ। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी बॉन्ड बन रहे हैं, चाहे वो पेप्टाइड बॉन्ड हो, चाहे वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो, चाहे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो, वहाँ पर अपना निर्जलीकरण विधि हो रही है, हाँ या ना। यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके मध्य बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है तो कार्बोहाइड्रेट्स के मध्य बनेगा, है ना भाई, पॉलीसैकेराइड्स के बीच में। यदि पेप्टाइड बंध है तो अमीनो एसिड का जब बहुलीकरण होगा तो वो क्या बनाएगा, एक पेप्टाइड चेन बनाएगा जो पॉलीपेप्टाइड बंध से जुड़े हुए होते हैं। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स जो है वो बेसिकली न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाते हैं, हाँ या ना, कि भैया अपन ने क्या बनाया था, राइबोज, ठीक है, हमने क्या बनाया था, राइबोज बनाया था कि नहीं बनाया था, है ना, बनाया था। यहाँ पर अपना 5वां नंबर का था जिसमें CH2OH जुड़ा हुआ था। फिर अपन यहाँ पर क्या जोड़ रहे थे, H3PO4 जोड़ रहे थे, हाँ या ना, इस तरीके से करा था हमने, ठीक है। अब ये यहाँ से जल का अणु निकल गया था, सॉरी इधर से यूं, है ना, H2O निकल गया था, तो यहाँ पर सिर्फ O रह गया था। बात याद आ रही है। ये मैं वापस से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बंध आपसे पूछे जाते हैं, क्या रिलीज हो रहा है, किसके रिलीज होने से हमारे बॉन्ड बन रहे हैं, किन किन के बीच में बन रहे हैं, ठीक है।
फॉस्फोडाइएस्टर बंध क्यों कहते हैं? क्योंकि दो न्यूक्लिक अम्ल के बीच में 2 बार पाया जाता है ना, हाँ है ना भाई, एक यहाँ पर पाया जा रहा है और एक जब दूसरे को जोड़ेगा तो एक यहाँ पर भी पाया जाएगा, एक तो यहाँ पर पाया जा रहा है और एक जब दूसरे वाले को जोड़ेगा तो एक यहाँ पर भी पाया जाएगा, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? डाइफॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है। प्रोटीन की तृतीयक संरचना से क्या तात्पर्य है? यानी कि अब अपन देख रहे हैं जो प्रोटीन है उसकी टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा रहा है ना, टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में तो हमने बात करी थी, है ना। क्या होगा टर्शरी स्ट्रक्चर? ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है, फिर अल्फा है, फिर ये बीटा है, फिर ये घूम गया, ये अल्फा है, फिर ये बीटा है, ये अल्फा है, फिर बीटा है। इस तरह की संरचना बना लेते हैं, है ना, अपने ऊपर ही क्या कर लेते हैं? घुमाव कर लेते हैं। और इनमें चूंकि प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है, इसके अलावा इनके बीच में आयनिक बॉन्ड, हाँ है ना, देखो कहाँ है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा, आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा, हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाएगा, जो कि प्रोटीन के अलग अलग फंक्शन करने में उनको हेल्प करता है और हमारी बॉडी में भी एक नेसेसरी रोल अदा करता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। नेक्स्ट देखें अपन, 10 ऐसे रुचिकर सूक्ष्म जैव अणुओं का पता लगाइए। हमें क्या देखना है? सूक्ष्म अणु के बारे में पूछा गया है 10। ठीक है, 10 ऐसे जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं उसके बारे में पूछा गया है जो कम अणुभार वाले होते हैं। भाई सीधी सी बात है, जो कम अणुभार वाले होंगे तो 800 से कम होगा उनका, हाँ है ना। इनकी संरचना बनाइए, ऐसे उद्योगों का पता भी लगाइए। और हमें क्या करना है? उनके ऐसे ऐसे उद्योगों का भी पता लगाना है जिसमें इन सूक्ष्म जैव अणु का यूटिलाइजेशन किया जाता है ना। यौगिकों का निर्माण विलयन द्वारा करते हैं, विलयन विधि द्वारा करते हैं। और इनको खरीदने वाले कौन है? कौन कौन इनको खरीदता है? देखो सबसे पहले हमें क्या बताना है? सबसे पहले तो आप क्या करोगे? 10 सूक्ष्म अणु के बारे में लिख दोगे, ठीक है। फिर आप बताओगे कि उनका स्ट्रक्चर कैसे है, ठीक है। थर्ड आप बताओगे कि उनको किस विधि से बनाया जाता है। फोर्थ आप बताओगे कि कौन इसको खरीदता है और ये हमें मालूम करना है। तो चलिए अपन देखते हैं 10 रुचिकर सूक्ष्म जैव अणु कौन कौन से हैं। ग्लूकोज, ग्लाइसिन, सेरीन, पाल्मिटिक अम्ल। मैंने आपको सबके स्ट्रक्चर बनाना सिखाया है। ग्लूकोज का भी मैंने स्ट्रक्चर बताया है, ग्लाइसिन का भी हमने स्ट्रक्चर देखा है, सेरीन का देखा है, पाल्मिटिक अम्ल का भी देखा है, ग्लिसरॉल का भी देखा है, ट्राइग्लिसराइड का भी देखा है, फॉस्फोलिपिड लेसिथिन का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, कोलेस्ट्रॉल का भी जब हमने कमरे बनाए थे अलग अलग उसका स्ट्रक्चर देखा है, राइबोस का मैंने स्ट्रक्चर देखा है, और एलानिन। मतलब एक भी ऐसा कोई अपने पास नहीं है जो आपकी बुक में और जो मैंने आपको एक एक करके ना समझाए हो। तो यहाँ तक तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर और ये तो हमारी पुरानी बातें हैं जो हमने चैप्टर में पढ़ ली है। अब जो दूसरी नई बातें हैं, ये देखो सबके हमको स्ट्रक्चर पता है। नेक्स्ट हम चलेंगे, मैं इसलिए इस पे यहाँ पर अभी ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ बिकॉज हमने ऑलरेडी चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है, हाँ या ना। और जिसको ये लग रहा है कि नहीं मैम तो बहुत आराम से जल्दी जल्दी पढ़ा रही है, तो वो बच्चों मैं आपको यही कहूँगी कि जब तक आप मेरे चैप्टर के वीडियो नहीं देख लेते तब तक आपको ये आएगा भी नहीं, ठीक है। तो बेटर वे कि आप पहले चैप्टर अच्छे से पढ़े, चैप्टर के वीडियोस देखें, देन जब आप कॉन्फिडेंट हो जाए तब आंसर वाले वीडियो पे आए, ताकि आपको ये जो मैं अभी बोल रही हूँ ना जल्दी जल्दी वाला जो लग रहा होगा अभी एट ए टाइम, वो आपको नहीं लगेगा। उन बच्चों को इजीली समझ में आ रहा है, इजी गोइंग हो रहा है उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे चैप्टर के वीडियोस को अच्छे से पढ़ा है, जिसने अपने नोट्स बनाए हैं, जिसने अपने डाउट्स भी क्लियर किए हैं, ठीक है। रसायन शास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा, ठीक है। देखो बच्चों सबसे ज़्यादा जैसे हो गया ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो गए, या फिर हम बात करें राइबोज हो गया, ये हमारी बॉडी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, हाँ है ना। और इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, कुछ चीज़ें हम मेडिसिन में यूज़ लेते हैं, है ना। कुछ चीज़ें हम जैसे वो उद्योग होते हैं ना अपने जैसे रबर बनाने में, गोंद बनाने में, है ना, ये इस तरह के जो उद्योग होते हैं बहुलकों का जिनका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है, तो उनको हम सूक्ष्म जैव अणु चाहिए होंगे। देखो कोई भी मान लीजिए हमको कोई प्रोटीन बनाना है, तो हमको पता है एंजाइम भी प्रोटीन है। आपको पता है एंजाइम कितने काम आते हैं,
आपको पता है कि जैसे बहुत सारा, जैसे हीमोग्लोबिन है, ये भी एक प्रोटीन है ना। मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। अब ये प्रोटीन कैसे बनेगा? सूक्ष्म जैवाणु से बनेगा, उसके बहुलक से। तो आपको सूक्ष्म जैवाणु पहले चाहिए होगा ना, तभी तो आप बहुलक बना पाओगे और तभी आपको ये चीजें मिलेगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सूक्ष्म जैवाणु है उनका क्या क्या उपयोग है ना। तो ये देखो, इनकी संरचना निर्धारित की जाती है। पहले पृथक्करण किया जाता है, फिर जैसे हमने क्या किया, आइसोलेट किया। सबसे पहले हमने क्या किया, आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट यानी कि पृथक्करण, चाहे वो कहीं से भी हो रहा हो, है ना, जहां से भी हमें जिस चीज का मिलना हो। फिर आप क्या करोगे, इनको निर्धारित करोगे कि भाई ये किस तरह की संरचना लिए हुए होते हैं, क्या इनका मॉलिक्यूलर वेट है, ये सब चीजें हम देखेंगे। फिर जैव अणु की एक तालिका बनाएंगे, जैव अणु की हम एक तालिका बना लेंगे। हजारों कार्बनिक यौगिक जैसे अमीनो अम्ल है, हमारा शर्करा है, ये सब अपन उसमें पाए जाएंगे। हम उनको अलग अलग आइसोलेट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, इनका निर्माण शर्करा उद्योग में कर सकते हैं, तेल एवं घी उद्योग में, जो फैटी एसिड्स हैं हमने देखा है ना, तेल घी में यूज आता है। और औषधि बनाने में, जैसे मेडिसिनल जो है प्रॉपर्टीज होती है अपने इनकी जैव अणुओं की, उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। इनका सबसे बड़ा खरीदार मनुष्य ही है। भाई जानवर तो लेने जाएगा नहीं, यदि किसी जानवर को भी इशू है तो ह्यूमंस ही उनको मेडिसिन प्रोवाइड कराएंगे। यदि कोई प्लांट को किसी हार्मोन की आवश्यकता है तो भी हम लोग ही उनको देंगे। बाहर से भाई मेडिसिन देते हो ना प्लांट्स को भी, हाँ है ना। तो बेसिकली जो इन सब चीज़ों को यूटिलाइज करता है वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, मनुष्य होते हैं। इनका उपयोग वे अपनी अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। ओके, प्रोटीन में प्राथमिक संरचना होती है, वी ऑल नोस, है ना, कि भाई प्रोटीन क्या है, प्राथमिक संरचना मैंने तुम्हें बताया भी था। ठीक है, इस तरीके से इसके बीच में फिर ये होती है इसकी प्राथमिक संरचना। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो वापस से वीडियो देख लेना। ठीक है, ये पॉज करना, वीडियो देख लेना। फिर यहाँ पर या तो ये अल्फा हो जाता है या फिर ये बीटा शीट में बदल जाता है, हाँ या ना। ये चीज़ इस तरह से हमने पढ़ी थी, प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर टर्शरी, फिर हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, मतलब चतुष्क संरचना होती है। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है हम उस पर अभी फोकस करते हैं। प्रोटीन में प्राथमिक संरचना होती है। यदि आपको जानने हेतु ऐसी विधि दी गई हो, यदि हमें देखना हो कि जो हमारा प्राथमिक संरचना बनी है वो सच में प्राथमिक संरचना है या नहीं है, तो इसको जानने के लिए आपको क्या करना है, जिसमें प्रोटीन के दोनों किनारों पर अमीनो अम्ल है, ठीक है, दोनों किनारों पे अमीनो अम्ल होता है, इससे सूचना को प्रोटीन की शुद्धता व समांगता, यानी कि आपके पास एक प्रोटीन है, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ले लो, ठीक है, एक तरफ आपके पास अमीन ग्रुप होगा, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, यानी कि एक जो फर्स्ट वो होगा, देखो मैं आपको बताती हूँ। यहां पर देखो अपन ऐसे ही जोड़ते हैं, कार्बन COOH NH2, है ना, यहां पर R। अब दूसरा जोड़ोगे तो NH2, अच्छा क्या हो रहा है, COH, यहाँ R, यहाँ पर H, फिर एक और जोड़ोगे, फिर NH2, फिर COH, R और H, है ना, ये श्रृंखला है हमारी। तो ये बोल रहा है जो प्रथम अमीन ग्रुप है उस पे तो N टर्मिनल, इसको हम बोलते हैं N टर्मिनल, ठीक है, यानी कि N सिरा, जो फर्स्ट कार्बन का एक तरफ अमीनो ग्रुप, जो लास्ट कार्बन पे होगा उसमें हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ C बचेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, क्योंकि वो ज्वाइंट हो जाता है, C डबल बॉन्ड हो आता है, तो कार्बन का C होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, C सिरा। तो यदि हमको किसी भी चेन में ये चीज मिल रही है तो आप क्या बोलोगे कि ये प्राथमिक संरचना है, हाँ या ना, ये क्या है, ये प्रोटीन की प्राथमिक संरचना है और यही इसकी शुद्धता और समांगता को बताता है। और अब इसमें अपन पढ़ भी लेते हैं कि क्या मैं जो कह रही हूँ वो सही है कि नहीं। अम्ल के क्रम व इसके स्थान के बारे में जानकारी को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। कल्पना करते हैं कि प्रोटीन एक रेखा है, प्रोटीन एक रेखा में बनाया मैंने, तो इसके बाएं सिरे पे देखो, बाएं सिरे पे बायां सिरा है ये,
प्रथम व दाएं सिरे पर अंतिम अमीनो अम्ल मिलता है, अमीनो अम्ल मिलता है दोनों तरफ, भाई इसको जोड़ोगे तो भी अमीनो अम्ल मिलेगा, हाँ या ना। प्रथम अमीनो अम्ल को नाइट्रोजन सिरा, ये क्या कहेंगे इसको, एन टर्मिनल यानी कि नाइट्रोजन सिरा बोलेंगे, और अंतिम अमीनो अम्ल को कार्बन सिरा, ये जो होगा लास्ट वाला इसका ये कार्बन सिरा कहलाएगा, ठीक है। अतः इन सिरों को क्रमशः एन छोर या सी छोर कहते हैं, और यही क्या कर रहा है, इसकी शुद्धता को या समांगता को प्रदर्शित भी कर रहा है। चिकित्सार्थ अभिकर्ता के रूप में प्रयोग आने वाले प्रोटीन का पता लगाइए। अब हमें क्या करना है, ये अपन पढ़ चुके हैं कि जो प्रोटीन है बेसिकली वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज किए जाते हैं, तो ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये भी अपन के काम आएगा, ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं। फिर हमने कहा एंटीबायोटिक्स के रूप में, रक्त में जो थ्रोम्बिन पाया जाता है, फिब्रोनोजन पाया जाता है, ये एक्टिन और मायोसिन के रूप में, ये भी प्रोटीन होते हैं, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं अच्छे से। फाइबर प्रोटीन क्या क्या होते हैं हमारे, जैसे कोलाजन हो गया, है ना। और इसके अलावा ये हमने देखा था, प्रोटीन कोलाजन है तो क्या करेगा, ट्रिप्सिन है तो क्या करेगा, इंसुलिन है तो क्या है, प्रतिजीव है तो ये क्या है, ग्राही है तो क्या है ना, ये क्या है। आपको सीधी सी बात बताओ, इस क्वेश्चन में पूछा है कि प्रोटीन क्या है और प्रोटीन हमारे लिए कैसे कैसे उपयोगी है, क्लियर बात। तो हमें क्या करना है, यूजेस लिखने हैं, इसके कार्य लिखने हैं प्रोटीन के, कि अलग अलग क्षेत्रों में जो प्रोटीन है वो बेसिकली कैसे काम करता है, हार्मोन की तरह काम करता है, एंटीबॉडीज की तरह काम करता है ना, ये सब चीजें हमें मेंशन करनी है। ट्राइग्लिसराइड के संगठन का वर्णन करो, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ग्लिसरॉल मिलाना है, फिर फैटी एसिड की चेन बनानी है, R1 R2 R3, याद आ रही है वो चीज। अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में, इससे 2-4 पहले वाले क्वेश्चन में संरचना भी देखी है, ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड सरल लिपिड में होता है, इसमें ग्लिसरॉल होता है और वसीय होता है, इसलिए हम इसको ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं, ठीक है। ये मैं नहीं बता रही हूँ, संरचना आप खुद बना लेंगे। क्या प्रोटीन की अवधारणा के आधार पर वर्णन कर सकते हैं कि दूध का दही अथवा योगर्ट में परिवर्तन किस प्रकार होता है। तो अभी हमें क्या बतानी है, रासायनिक अभिक्रियाएं बतानी है, ठीक है। लैक्टोज है ये हमारा C12H22O11, इसकी अभिक्रिया हमने जल के साथ करवाई, तो लैक्टेज हमने एंजाइम दिया है ना। जब लैक्टोज को हमने जल के साथ अभिक्रिया करवाई और उसको लैक्टेज एंजाइम दिया, तो हमें क्या मिला, ग्लूकोज मिला और गैलेक्टोज मिला, ठीक है, ग्लूकोज मिला और गैलेक्टोज मिला। लैक्टोज हमेशा जब टूटता है तो वो किसके साथ टूटता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ठीक है। अब क्या होगा, जो ग्लूकोज है इसमें हम लैक्टोबैसिलस डालेंगे। लैक्टोबैसिलस क्या है, एक तरह का बैक्टीरिया है, जीवाणु है। ये जीवाणु क्या करेगा, इस ग्लूकोज को लैक्टिक अम्ल में तब्दील कर देगा, ठीक है। यही चीज हमें बतानी है। क्या आप व्यापारिक दृष्टि से उपलब्ध परमाणु मॉडल को, बॉल व स्टिक मॉडल होता है, आपको पता है ये बात, कि इस तरीके से बॉल होती है, फिर ये इस तरीके से हम शो करते हैं ना हमेशा अणुओं को, परमाणुओं को, हाँ या ना, ठीक है। क्या आप व्यापारिक दृष्टि से उपलब्ध परमाणु मॉडल को प्रयोग करते हुए जैव अणु के प्रारूप करते हुए जैव अणु के प्रारूपों को बनाना व प्रदर्शित कर सकते हैं क्या। मतलब हमको क्या बोल रहा है, ये एक परमाणु मॉडल है, यदि अपन जैव अणु कैसे बनता है, इस तरीके से तो बनता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाँ या ना, ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक संरचना बना लेते हैं। इसमें परमाणुओं को बॉल व बंधों को स्टिक से प्रदर्शित किया जाता है। ये क्या है, परमाणु है, और ये जो बंध है ये क्या है, स्टिक है, ठीक है। दिए गए चित्र में डी ग्लूकोज का बॉल व स्टिक मॉडल बताया गया है, देखते हैं अपन। हाँ, हम व्यापारिक दृष्टि से उपलब्ध परमाणु मॉडल से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जैव अणु बना सकते हैं। और ये जो संरचना आप देख रहे हैं ये डी ग्लूकोज की संरचना है, और मैंने आपको ग्लूकोज की संरचना बताई रखी है, बस इसको आपको ये लर्न करना है
कि जो परमाणु मॉडल के तहत हम कैसे डी ग्लूकोज को प्रदर्शित कर सकते हैं। गेट इट। अमीनो अम्लों के दुर्बल क्षार का अनुमापन यानी टाइट्रेशन, जो आप केमिस्ट्री में करते हो, हमें टाइट्रेशन निकालना है। अमीनो अम्ल के वियोजी क्रियात्मक समूह का पता लगाकर देखना है। क्या करना है? जो अमीनो अम्ल है उसका वियोजी क्रियात्मक समूह हमें पता लगाना है। तो देखते हैं कैसे करा है। ठीक है, अमीनो अम्ल में कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये तो हमें सबको ही पता है। कार्बनिक यौगिक है अमीनो अम्ल, जिनमें इसके एक ही कार्बन पर एक अमीनो समूह होता है और एक अम्लीय समूह होता है, ये हमने देख लिया। ठीक है, जब हम अमीनो अम्ल का अनुपापन करेंगे, है ना, क्या करेंगे? अमीनो अम्ल का अनुमापन करेंगे दुर्बल क्षार से। किससे करेंगे? अमीनो अम्ल की किससे रिएक्शन कराएंगे? दुर्बल क्षार से कराएंगे। तो ये विघटित हो जाएगा और दो क्रियात्मक समूह बना लेगा, एक तो कार्बोक्सिलिक समूह और एक और अमीनो समूह। ठीक है, एलानिन अमीनो अम्ल की संरचना बताइए। बहुत बार मैंने करवाया है ये अपना, कि यहां पर जब CH3 आ जाएगा, देखो यहां आप क्या लगा दोगे? CH3 लगा दोगे इस R ग्रुप पे, तो इसको हम क्या कहेंगे? एलानिन। ठीक है, तो 12th क्वेश्चन क्या है हमारा? गोंद किससे बने हुए होते हैं? क्या फेविकॉल इससे भिन्न है? तो आपको पता है कि जो गोंद है वो बेसिकली सेलुलोज से मिलकर बना होता है, हाँ या ना? देखो क्या होगा कि जो सेलुलोज है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी से हमें गोंद प्राप्त होता है, हाँ या ना? जो भी पॉलीसेकेराइड गोंद होता है या पैक्टीन जो होता है वो भी गोंद ही होता है। ये एक से अधिक बहुलक से बनता है। ये कहाँ से मिलता है? सेलुलोज कहाँ होता है भाई? पेड़ की जो भित्ति होती है उसमें सेलुलोज पाया जाता है। तो छाल आप देखोगे वहां से आप क्या निकाल सकते हो? सेलुलोज निकाल सकते हो, यानी वहां से गोंद भी निकलेगा, हाँ या ना? लेकिन जब अपन फेविकॉल की बात करेंगे तो फेविकॉल जो है वो होता है, देखो, पॉलीविनाइल एल्कोहल, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? एल्कोहल की बात हो रही है। तो फेविकॉल अलग है, कॉल आ रहा है, तो यानी एल्कोहल की बात हो रही है यहाँ पर, है ना? एल्कोहल की बात हो रही है। लेकिन जो गोंद बनता है उसका जो कच्चा माल है वो अलग विधि से बनेगा, और जो फेविकॉल होगा इसका जो कच्चा माल होगा या जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है। यही रीजन है कि जो गोंद है और फेविकॉल है ये दोनों आपस में भिन्न होते हैं। प्रोटीन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से आपके 11th क्लास में क्वेश्चन बनते हैं और ये आपको केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री वाले जो सर हैं वो बहुत अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन मैं भी कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से जस्टिफाई कर सकूं। प्रोटीन, वसा व तेल अमीनो अम्लों का विश्लेषणात्मक परीक्षण बताइए एवं किसी भी फल के रस, लार, पसीना तथा मूत्र में इनका परीक्षण करें। ठीक है, हमको क्या करना है? अब टेस्ट ट्यूब लेना है और उसमें टेस्ट करने हैं प्रोटीन के, वसा के, ठीक है, और अमीनो अम्ल के, यानी कि अमीनो अम्ल, प्रोटीन। भाई प्रोटीन का विश्लेषणात्मक परीक्षण कर सकते हैं किस किस में? अंडे की सफेदी में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, सेम फली में पाया जाता है, मटर में भी पाया जाता है, पनीर प्रोटीन में, मांस में, मछली में, सोयाबीन में। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? इसमें से कोई भी सैंपल ले लो, प्रोटीन का टेस्ट करना है, कोई भी सैंपल ले लो। अब क्या करना है? इसको अपन को आसूत जल, यानी कि जो डिस्टिल वाटर होता है, हमारे सबको पता है केमिस्ट्री में आसूत जल कैसे बनाते हैं। आसूत जल से घोल करके किसको? इन सैंपल्स को घोल लिया जाता है और एक विलयन परीक्षण करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या करेंगे? पहले तो है पाइयूरेट परीक्षण, जो एक ऐसी होती है, ट्यूब होती है इस तरीके की, है ना, बाइयूरेट। ठीक है, बाइयूरेट की ट्यूब होती है। ये क्या करते हैं? यहां से सक करते हैं, हाँ है ना, और दूसरे में डालते हैं। ऐसा पता है ना आपको बाइयूरेट टेस्ट कैसे करते हैं? तो सामग्री क्या चाहिए? परख नली यानी कि टेस्ट ट्यूब, आसू जल या आश्वित जल, ठीक है, स्प्रिट लैम्प। स्प्रिट लैम्प कैसा होगा भाई? जब आप थोड़ा गर्म करोगे तो उसी की सहायता से करोगे। और टेस्ट ट्यूब होल्डर, होल्ड कैसे करोगे? ये हो गया हमारा टेस्ट ट्यूब, ये हो गया हमारा, इसी तरीके का होता है होल्डर भी, टेस्ट ट्यूब होल्डर। ये हो गया हमारा
स्प्रिट लैंप, ठीक है, और ये हो गई हमारी बायूरेट। सारी चीज़ें बता दी आपको और केमिस्ट्री लैब में आप चेक भी कर सकते हो। अब हमको परीक्षण विधि देखनी है। क्या देखनी है? परीक्षण विधि। सबसे बोल रहा है पहले, ये मैं आपको बहुत डीपली बताऊंगी क्योंकि अपन ने बुक में भी नहीं पढ़ा, तो ये आपको मैं अच्छे से समझाऊंगी, डोंट वरी। एक परख नली में थोड़ा सा परीक्षण के लिए हम क्या लेंगे? पदार्थ को लेकर के, यानी कि मैंने मान लीजिए सोयाबीन ले लिया, मैंने सोयाबीन ले लिया परख नली में। अब इसमें क्या करूंगी मैं? NaOH मिलाऊंगी। कितना? 40%। 40% इसमें मैंने क्या, इस सोयाबीन में NaOH का 40% मैंने मिला लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके अंदर? अब ये NaOH मिलाने से क्या हो जाएगा? ये क्षारीय हो जाएगा, ये तो पता ही है आपको, क्षारीय हो जाएगा। अब क्या होगा? इसमें मैं क्या डालूंगी? कॉपर सल्फेट, ठीक है, यानी कॉपर सल्फेट डालूंगी। कितनी डालूंगी? सिर्फ 2 बूंद, सिर्फ 2 बूंद डालूंगी। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन का। अब हम इसका जांच करेंगे, है ना, कि भाई इस सैंपल में सच में प्रोटीन है या नहीं है। सबसे पहले आपने सैंपल लिया, आप ये अज्ञात भी ले सकते हैं, है ना, कि भाई आपको पता लगाना है कि जो सोयाबीन है या अंडे की बाहर की छाल है, या फिर आप बोलोगे कि भाई दूध है, इसमें प्रोटीन है भी या नहीं है। आपने सैंपल लिया, सैंपल लेकर के आप क्या करोगे? 40% NaOH डाल दोगे, डाल दिया। फिर क्या करोगे? विलयन जब क्षारीय हो जाएगा प्रॉपर, उसमें आप कॉपर सल्फेट की 2 बूंदें डाल दोगे। यहां तक बात समझ में आ गई? प्रेक्षण, यदि परीक्षण के लिए दिए गए पदार्थ में प्रोटीन है, तो यदि इसमें प्रोटीन है तो विलयन जो है वो कैसा आएगा? बैंगनी कलर का आएगा। ये जो विलयन बनेगा ये कैसा हो जाएगा? बैंगनी कलर का। कब? जब इसमें प्रोटीन होगा तो, ठीक है। अब या फिर गुलाबी रंग का भी हो सकता है ना। यह अभिक्रिया प्रोटीन की पेप्टाइड बंधता के कारण होती है। ये क्वेश्चन आपसे आपके वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि भाई 11th-12th में प्रैक्टिकल्स तो होते ही हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम भी आते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही आपने कॉपर सल्फेट डाला और यदि प्रोटीन है तो वो बैंगनी या गुलाबी रंग क्यों दे रहा है? क्यों दे रहा है? क्योंकि जो अमीनो एसिड के बीच में, जो अमीनो एसिड के बीच में ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है, ये पेप्टाइड बंध के कारण ही ये बैंगनी व गुलाबी रंग दे रहे हैं। क्लियर बात? ठीक है। तो इस प्रकार प्रोटीन की जांच हमने कर ली। अतः यह सब प्रकार की प्रोटीन क्या है? अनुकूल अभिक्रिया है। निष्कर्ष क्या निकाला हमने कि दिए गए परीक्षण में जो आपने सैंपल दिया है उसमें प्रोटीन उपस्थित है। फर्स्ट चीज आपको समझ में आ गई। जैंथोप्रोटिक परीक्षण। अब दूसरा प्रोटीन के लिए हम टेस्ट करेंगे, इसको हम बोलते हैं जैंथोप्रोटिक परीक्षण। प्रोटीन के 5 विलयन के 3 घन सेमी, मतलब जो ये होगा जो अपन ने प्रोटीन सैंपल बनाया 5 विलियन, उसमें से 3 घन सेमी परख नली में लेंगे। मान लीजिए ये अपने पास प्रोटीन का सैंपल है ना, ये प्रोटीन का सैंपल है 5 विलियन, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको एक परख नली में डालेंगे। कितना डालेंगे? 3 घन सेंटीमीटर, ठीक है। अब परख नली में लेकर के 1 घन सेमी, सॉरी, है ना, 1 घन सेमी क्या करेंगे? इसमें से भी 1 घन सेमी लेंगे और इस 1 घन सेमी के अंदर क्या करेंगे? अपन नाइट्रिक अम्ल मिलाएंगे। नाइट्रिक अम्ल मिला दिया, नाइट्रिक अम्ल मिला दिया, इससे सफेद रंग का अवक्षेप बनता है। तो ये जो परख नली होगी उस पे इस तरीके का अवक्षेप बन जाएगा। कैसे रंग का? सफेद रंग का अवक्षेप बनेगा, ठीक है। सफेद अवक्षेप बनेगा जो कि गर्म करने पे जब आप इसको हीट दोगे, है ना,
जब आप इस परख नली को हीट दोगे 1 पे, जब आपने इसमें क्या डाला, नाइट्रिक अम्ल डाला, तो एक वाइट कलर का अवक्षेप आया। जब आप इसको गर्म करोगे तो ये पीले रंग में बदल जाएगा। किसमें? पीले रंग में बदल जाएगा और घुलकर क्या देगा, पीले रंग का विलयन देगा। अब ये जो व्हाइट कलर का था ये गर्म होकर के येलो बनाएगा और आप जब देखोगे तो ये पीले रंग का विलयन बन जाएगा। ठीक है, अब इस विलयन को ठंडा करके, अब मैंने क्या किया, इस विलयन को ठंडा कर लिया। यहाँ पर आ जाओ, ये परख नली है, इसमें पीले रंग का विलयन है। अब मैंने क्या किया, इसको ठंडा कर लिया। ठंडा करने पर इसमें क्या डालेंगे अपन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल डालेंगे। क्या डालेंगे? क्रिस्टल डालेंगे। क्या डाला हम ना, सोडियम तो लिखा ही नहीं तुमने, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के हमने क्रिस्टल डाल दिए। इसमें डाले, क्रिस्टल डालने से क्या हुआ, इससे पीले रंग का विलयन नारंगी रंग में बदल गया। अब क्या हुआ, जैसे ही हमने डाला तो ये नारंगी रंग में बदल गया। इसमें क्या होगा कि इस अज्ञात विलयन में प्रोटीन उपस्थित है। तो आओ वापस से अपन एक स्लाइड ले लेते हैं। हमने क्या लिया बच्चों, पहले तो सबसे पहले ये अपने पास 5 बिलियन प्रोटीन है ना, प्रोटीन सैंपल है। अब क्या करेंगे, इसमें 3 घन सेमी, ठीक है, 3 घन सेमी अपन ने विलयन ले लिया। अब इस 3 घन सेमी से भी मैंने 1 घन सेमी विलयन लिया, है ना। और इसमें हमने क्या डाला, इसमें हमने डाला, कहाँ गया अपना, सांद्र नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, क्या डाला इसमें, हमने इसमें ऐड किया सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल किया। अब जैसे ही डाला तो सफेद रंग का अवक्षेप आ गया, हाँ या ना। अब इस जो परख नली है जिसपे सफेद रंग का ठीक है, ठीक है, सफेद रंग का अवक्षेप आ गया। अब ये अवक्षेप को आप क्या करोगे, गरम करा हमने, इसको हीट दिया, ठीक है, हीट किया। हीट करने पे क्या हुआ कि यहां पर जो विलयन था ये पीले रंग का हो गया। क्या हो गया, पीले रंग का हो गया, हाँ या ना, पीले रंग का हो गया। अब इसमें अपन क्या डालेंगे, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के क्रिस्टल डालेंगे। तो ये जो पीले रंग का विलयन था, है ना, ये कैसे हो जाएगा, नारंगी, नारंगी विलयन में बदल जाएगा। और जैसे ही ये नारंगी विलयन बदलेगा, इससे हमें पता लगेगा कि इसमें प्रोटीन उपस्थित है। क्या है, प्रोटीन उपस्थित है। नारंगी कलर तो नहीं है, रेड कलर कर देते हैं। यही बात हमने पढ़ी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। सबसे पहले 5 विलियन प्रोटीन लिया, इसमें से 3 विलियन घन सेमी प्रोटीन लिया, उसमें भी उसका 1 घन सेमी प्रोटीन लेकर के हमने अम्ल, है ना, सांद्र नाइट्रिक अम्ल इसमें मिलाया, जिससे कि हमें व्हाइट अवक्षेप मिला। फिर हमने इसको गर्म किया, गर्म करा तो पीले रंग का हमें विलयन मिला। पीले रंग के विलयन में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल डाले, फिर हमें देखा कि नारंगी विलयन हमें मिला। इससे हमें क्या पता लगता है कि प्रोटीन जो है इस प्रेजेंट है इसमें, ठीक है, प्रोटीन प्रेजेंट है। अब वसा के लिए और तेल के लिए हम देखेंगे कि कैसे हम टेस्ट करते हैं। मक्खन, घी, तेल, है ना, मक्खन, घी, तेल, क्रीम इत्यादि में वसा प्रचुर मात्रा में होती है, हाँ या ना, जिससे ये परीक्षण किया जा सकता है। कोई भी घी ले लो, कोई भी तेल ले लो, सैंपल के तौर पे परीक्षण देखो। विलेयता परीक्षण कैसे करेंगे,
4 परख नलियां लेंगे। ए बी सी डी, 4 परख नलियां लेंगे। इसमें क्रमशः 5 घन सेमी जल, 5 घन सेमी, 5 घन सेमी, 5 घन सेमी, 5 घन सेमी, हमने क्या डाला इसमें? H2O, H2O, H2O और H2O, जल डाल दिया। ठीक है, अब ईथर, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल लो। ठीक है, अब प्रत्येक में वसा के, अब प्रत्येक में हमने क्या किया? इसमें 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 जैतून का तेल ले लिया। ठीक है, जैतून तेल इसमें डाल दिया। कितनी बूंदे डाली? 3 बूंदे प्रत्येक में डाल दी। ठीक है, मिला लिया। प्रेक्षण, परख नली ए, वसा तेल जल में नहीं मिलती है एवं तैरती रहती है। देखो बच्चों, मैंने क्या गलती करी, इसके लिए मैं सॉरी मांगती हूं। यहां पर एक में इसने जल मिलाया है ना, एक में इसने ईथर मिलाया है ना, सॉरी है ना, मेरे से गलती होगी बच्चों। एक में इसने क्लोरोफॉर्म मिलाया है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, और एक में इसने अल्कोहल मिलाया है। पहले में इसने एस्ट्रो जल मिलाया, दूसरे में ईथर, तीसरे में क्लोरोफॉर्म और लास्ट में अल्कोहल मिलाया। तो पहली ए में, चूंकि आपको पता है कि जल में यदि तुम तेल डालोगे तो ये ऊपर की ऊपर बूंदों के तौर पे तैरता रहता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि वसा तेल जल में नहीं मिलती है, तैरती रहती है। बी, जिसमें हमने ईथर डाला है, वसा ईथर में मिल जाएगी। यदि आप इसमें डालोगे ईथर के साथ तेल, है ना, तो ये क्या करेगी? इसमें घुलनशील हो जाएगी। तेल जो आपने जैतून तेल डाला है वो इसमें घुलनशील हो जाएगा। यदि आप सी में, वसा क्लोरोफॉर्म में मिल जाएगी। यदि हम इसको क्लोरोफॉर्म के साथ में, क्लोरोफॉर्म के साथ डालेंगे तो भी तेल जो है वो घुल जाएगा। फाइन। डी, वसा तेल अल्कोहल में तली में डूब जाती है, यानी कि जो चौथा होगा जिसमें अल्कोहल है यहां पर इकट्ठा हो जाएगा। क्या? वसा, है ना, वो ना तो घुलेगा, इन दोनों में घुल गया, इसमें ऊपर ही रह रहा है और इसमें नीचे जाकर के बैठ जाएगा। तो अब ये विलय गर्म करने पर ये विलय हो जाएगा। जब आप इसको हीट दोगे तो ये क्या हो जाएगा? इसके अंदर घुल जाएगा। निष्कर्ष, चूंकि वसा जल में अघुलनशील है, ईथर व क्लोरोफॉर्म में घुलनशील है तथा अल्कोहल में गर्म करने पर विलय होती है, तो दिया हुआ पदार्थ वसा है, यानी कि जैतून तेल वसा है, ये हमें पता लगाना था। जल में यदि विलय हो जाता तो वो वसा होती ही नहीं, क्योंकि वसा जल में अविलय रहती है। ईथर या हम क्लोरोफॉर्म की बात करें तो वो उसमें घुलनशील है, यदि वो नहीं घुलती तो वो वसा नहीं होती। अल्कोहल के साथ यदि हम गर्म नहीं करेंगे, है ना, तो वो नहीं विलय होगी। तो हम पता लगा सकते हैं कि दिया गया सैंपल हमारा वसा है या नहीं है। ठीक है। डाई परीक्षण, अब हम क्या करेंगे? स्टेनिंग करेंगे। डाई परीक्षण यानी कि स्टेनिंग करना। एक परख नली को लेकर के उसमें वसा जैतून की तेल की 20 बूंदे डाल लो। एक परख नली ली, 20 बूंदे जैतून का तेल लिया हमने। क्या लिया? जैतून का तेल लिया। एक चुटकी सुडान 4, हमने क्या डाला? सुडान 4। ये क्या है? स्टेनिंग के लिए काम आता है। सुडान 4 डाला, एक चुटकी। अगर आवश्यकता पड़े तो इसे हल्का सा गर्म भी कर सकते हैं। आवश्यकता होने पर प्रेक्षण 5 मिनट पश्चात डाई जो आपने सुडान 4 लिए वो क्या करेगी? स्टेनिंग का काम करेगी। डाई का घुल जाएगी, इसके अंदर घुल जाएगी वो 5 मिनट के बाद। ऊपरी परत पर लाल रंग की भी हो सकती है, या हो सकता है कि इसकी ऊपरी परत पे लाल रंग की परत आ जाए, हाँ या ना? ठीक है। सुडान 3 के साथ भी ये प्रेक्षण किया जा सकता है। सुडान 4 के अलावा सुडान 3 में भी ये हम कर सकते हैं।
चूंकि सूडान रंग केवल वसा में ही विलय है तो हम पता लगा सकते हैं। देखो यदि तुम्हें वसा नहीं दिया गया है तो वो घुलेगा ही नहीं। यहाँ पर तो घुल रहा है ना सूडान, यदि वो वसा नहीं होगा तो घुलेगा ही नहीं, तो तुम पता लगा सकते हो ये वसा है या नहीं है। अब एक परख नली में 3 ml का मूत्र ले, इसमें 3 ml सल्फोलिक अम्ल मिलाएं। ठीक है, विलेन का रंग सफेद दूधिया हो जाता है, एल्बुमिन निश्चित उपस्थित है, एल्बुमिन प्रोटीन। ठीक है, एक परख नली में मूत्र लें, इसमें 5 ml रॉबर्ट घोल, जो रॉबर्ट घोल होता है उसको धीरे धीरे परख नली की दीवार के सहारे मिलाएं। विलियन में दूधिये छल्ला बन जाता है। देखो इस तरीके से एक व्हाइट कलर का अवक्षेप बन जाएगा, यानी कि एल्बुमिन उपस्थित है। ठीक है, तो 14th क्वेश्चन क्या है हमारा, पता लगाइए कि जैव मंडल में सभी पादपों द्वारा कितने सेलुलोज का निर्माण होता है। यानी कि जो आपको पता है प्लांट्स में सेलुलोज प्रेजेंट होता है, तो हमें बताना है कि जो हमारा पूरा जैव मंडल है उसमें सेलुलोज कितने प्रतिशत, मतलब कितने प्रतिशत में उसका हम बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग होती है, या फिर कितना यूटिलाइजेशन होता है, या कितना निर्माण होता है ना। और इसकी तुलना में मनुष्य द्वारा जो उत्पादित कागज है उससे हमें देखना है मानव द्वारा प्रतिवर्ष पादप पदार्थों की कितनी खपत की जाती है और इनमें वनस्पतियों में कितनी हानि होती है। चूंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है तो मैं आपको इसको समझाऊंगी। ओके, पादप में पाए जाने वाली कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। वी ऑलरेडी नो, कागज पौधों की लुगदी से बना होता है। जो कागज है वो पौधों की लुगदी से बनता है। भैया आप गीले करते तभी तो लुगदी बनती है, जिसमें सेल्यूलोज ही होता है। यानी कि कागज में जो है वो बेसिकली क्या है, सेल्यूलोज है। रुई के धागे भी सेल्यूलोज के बने होते हैं। वी ऑलरेडी नो कि जो थ्रेड होता है वो किसके बना होता है, भैया कपास जो होती है उसमें भी आपके पास क्या होता है, सेल्यूलोज होती है। रुई बन रही है तो नेचुरल सी बात है उसमें भी अपने पास सेल्यूलोज ही होगा। हाँ, यह विश्व की सबसे अत्यधिक पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ, आपसे पूछा जा सकता है विश्व में सबसे अधिक पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक बताइए, तो क्या आएगा इसका आंसर, सेल्यूलोज। फाइन। पौधों में पाए जाने वाले कुल कार्बन का लगभग 50%, 50% भाग जो होता है वो सेल्यूलोज होता है। ठीक है, सभी पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति में लगभग 20 से 40% जो है वो सेल्यूलोज होता है। 20 से 50% तक लकड़ी में और कपास में 90% कपास में पाया जाता है सेल्यूलोज। और प्राचीन काल से ही मानव अपने आश्रय के लिए, ईंधन के लिए, औजारों के लिए आदि के लिए सेल्यूलोज युक्त पदार्थ यूज कर रहे हैं। कपास, लिनन, पटसन जो अपन वस्त्र पहनते हैं उसमें आया जाता है। कृत्रिम रेशों में भी अपन यूज करते हैं, कागज के लिए यूज करते हैं। तो बहुत सारे जो हैं उसके लिए अपन सेल्यूलोज का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो मेनली आपको देखना है कितना % जो सेल्यूलोज है वो किस में पाया जाता है, हम कैसे उसका उपयोग कर रहे हैं। गेट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम के महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन कीजिए। एंजाइम के बारे में हमें बताना है। तो एंजाइम क्या है, बायोलॉजिकल ऑरिजिन, ठीक है, इसका बताना है। कोलाइडी प्रकृति का होता है, ये कॉलिडियल नेचर का होता है। अणुभार, इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें बताना होता है। एंजाइम विशिष्टता, स्पेसिफिसिटी क्या है, पूर्ण विशिष्टता जो है। ठीक है, समूह विशिष्टता, एक ग्रुप में भी वर्क करता है। उत्प्रेरक गुण यानी कि कैटालिटिक फॉर्म में वर्क करता है ये। उत्क्रमणीय पथ, रिवर्सल प्रॉपर्टी होती है इसकी। मात्रात्मक दक्षता यानी कि क्वांटिटी जो है प्रोडक्ट के बनाने में हेल्प करता है, हाँ या ना। सेंसिटिविटी बहुत होती है इसमें, भाई एंजाइम इतने ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करेगा तो उतने पे ही काम करेगा, हाँ या ना। पीएच पे अलग अलग चीजें नोटिस होती है, हमने देख ही लिया था ये। एंजाइम के पूर्वगामी, ठीक है, प्रिकर्सर ऑफ एंजाइम्स हमें देखना होगा। अभिक्रिया को अभिक्रिया को त्वरित, आपको पता है कोई भी एंजाइम डालेंगे अपन और वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, हाँ या ना, इंक्रीज कर देता है। इस तरीके से हमने क्या देखा आज, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी हमने कंप्लीट कर लिए। 9 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, तो 9 चैप्टर तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 11th क्लास के। अब अपन पढ़ेंगे 10th चैप्टर जिसमें अपन सेल डिवीजन के बारे में देखने वाले हैं। फिर मिलेंगे अपन नए चैप्टर के साथ में, जब तक धन्यवाद।